हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 25। सॉरी, वायरल फीवर होने के कारण 3-4 दिन कहानियां नहीं आई। आगे से कहानियां जरूर आएगी, आप देखिए। अब तक आपने पढ़ा, सगाई हो चुकी थी। सगाई के बीच में अमूल्या को किसी का फोन आया। अमूल्या ने फोन कॉल रिसीव किया तो फोन करने वाले व्यक्ति ने उसे बाहर आने के लिए कहा। अमूल्या को लगा कि शायद यह लक्ष्य की कोई शरारत हो, उसी ने उसे बुलाया हो। लेकिन जब अमूल्या बाहर पहुंची तो अपने सामने खड़े उस इंसान को देखकर वह एक पल के लिए चौंक गई। आइए जानते हैं कौन है वो इंसान। अमूल्या बोली, विवेक, यह तुम थे। पता है मैं कितना डर गई थी। विवेक थोड़ा हंसते हुए बोला, ओह कम ऑन अमूल्या, तुम मुझे देखकर डर गई। इतना डरावना चेहरा भी नहीं है मेरा। लड़कियां मुझ पर मरती है। अमूल्या बोली, रहने दो, पर तुम अचानक क्यों आ गए, वो भी यहाँ। विवेक बोला, हाँ, तुम्हारे घर पर फोन किया तो किसी ने फोन कॉल नहीं उठाया। 2-3 बार जब कॉल किया तो किसी नौकर ने उठाया। उसने बताया कि तुम यहाँ हो तो मैं सीधा यहीं आ गया। पर तुम यहाँ कर क्या रही हो? अमूल्या बोली, भाई की शादी तय हो गई है। आज उनकी सगाई थी तो बस वही अटेंड करने आई थी। पर तुम कब आए सिंगापुर से? विवेक बोला, बस आज ही आया। अमूल्या बोली, और घर में सब कुछ बढ़िया? अंकल आंटी सब ठीक? विवेक बोला, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। चल अंकल आंटी से मिला दे मुझे। अमूल्या बोली, हाँ चलो अंदर चल। वहां पर लक्ष्य भी आ चुका था। जब लक्ष्य ने अमूल्या को किसी लड़के के साथ बातें करते हुए देखा तो वह एक पल के लिए सरप्राइज था। अमूल्या ज्यादातर किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन यह कौन शख्स है जो अमूल्या के साथ खड़ा है? अपने सामने लक्ष्य को देखकर अमूल्या लक्ष्य से बोली, लक्ष्य तुम? लक्ष्य बोला, हाँ, तुम अंदर दिखी ही नहीं तो मैंने सोचा कहाँ चली गई, तो मैं आ गया तुम्हें देखने। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमूल्या बोली, मुझे इसने बुलाया। इनसे मिलो, ये मेरा बचपन का दोस्त है, विवेक शर्मा। मैंने तुम्हें बताया था ना विवेक के बारे में? लक्ष्य बोला, हाँ बताया तो था, पर यह तो सिंगापुर में था। विवेक बोला, सिंगापुर में था पर अभी इंडिया में हूँ। पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो मैंने सोचा अब सिंगापुर में रहा ही क्या है, तो मैं आ गया इंडिया अमूल्या के पास। अमूल्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, इसका मतलब अब तो यहीं रहेगा। विवेक बोला, अब मैं यहीं रहूंगा। लक्ष्य को न जाने क्यों विवेक से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, पर विवेक अमूल्या का दोस्त था इसलिए उसने जाने दिया। तभी विवेक लक्ष्य और अमूल्या की नजदीकियां देखकर बोला। विवेक बोला, पर यह कौन है? इनसे तूने मिलाया नहीं मुझे। अमूल्या बोली, यह है लक्ष्य, लक्ष्य सिंह ओबेरॉय, मेरी भाभी हीर ओबेरॉय, उनका छोटा भाई। विवेक बोला, छोटा भाई? पर तुम दोनों की दोस्ती देखकर लग नहीं रहा। अमूल्या कुछ बोलती उससे पहले ही लक्ष्य बोला, बिल्कुल सही समझा तुमने। हम दोनों की दोस्ती देखकर तुम्हें जो भी लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है। अमूल्या और मैं रिलेशनशिप में है। अमूल्या मेरी गर्लफ्रेंड है। जैसे ही विवेक ने यह सुना तो वो चौंक गया, पर फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोला। विवेक बोला, अरे वाह अमूल्या, मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके बॉयफ्रेंड भी बना लिया और मुझे इस बारे में खबर तक नहीं दी। अमूल्या बोली, हाँ, मैं इस बारे में ज्यादा किसी को बताना नहीं चाहती थी तो इसलिए किसी को भी बताया नहीं। सोचा थोड़ी रिलेशनशिप के भी मजे ले लूं। पता चला घर में किसी को पता चल गया हमारे रिलेशनशिप के बारे में और लगे हाथ हमारी शादी करवा दी। अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है। विवेक बोला, तो इसका मतलब तुमने पूरा प्लान बनाया हुआ है, रिलेशनशिप से लेकर शादी तक? लक्ष्य बोला, हमने तो बहुत से प्लान बनाए हुए हैं, शादी के बाद तक के भी। फिलहाल चले अंदर, तुम यहाँ हो और मैं भी यही हूँ। घर वाले परेशान हो जाएंगे कि कहाँ गए दोनों। विवेक बोला, हाँ हाँ चलो, वैसे भी अंकल आंटी से मिले सालों हो गए हैं। लक्ष्य बोला, हाँ हाँ चलो। अमूल्या को लक्ष्य की जलन साफ नजर आ रही थी। अमूल्या समझ रही थी कि लक्ष्य
विवेक के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। अमूल्या बोली, हाँ चलो। विवेक, लक्ष्य और अमूल्या तीनों ही अंदर हॉल की तरफ चले गए जहां पार्टी हो रही थी। अंदर पार्टी में विवेक सभी से मिला। शर्मा इंडस्ट्री का इकलौता वारिस विवेक। जैसे ही उसके बारे में सबको पता चला तो सब विवेक से मिलकर काफी खुश थे। लेकिन न जाने क्यों लक्ष्य के चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन शिवांश ने महसूस कर लिया था। शिवांश लक्ष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, तू परेशान लग रहा है। लक्ष्य बोला, कुछ खास बात तो नहीं है भाई, लेकिन मुझे कुछ तो दाल में काला लग रहा है। शिवांश बोला, मुझे तो पूरी दाल काली लग रही है। जिस तरीके से यह अमूल्या से चिपक रहा है ना, उस तरीके से मुझे इसके इंटेंशन कुछ सही नहीं लग रहे। लक्ष्य बोला, मुझे भी। फिलहाल तो रहने देते हैं इसे, लेकिन अगर इसने कुछ किया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। शिवांश बोला, ठीक है, पर कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तू बुरा लगे, और ये सही। लक्ष्य बोला, हाँ भाई, आप चिंता मत करिए। अमूल्या सभी को विवेक से मिलवा रही थी। विवेक को सभी से मिलवाने के बाद सभी लोग विवेक से मिलकर खुश भी थे। विवेक ने सोचा कि अमूल्या उसके बगल में खड़ी रहेगी, लेकिन अमूल्या वहां से उठकर सीधा लक्ष्य के पास जाकर बैठ गई। विवेक को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस चुकी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ था। न जाने क्यों उसके चेहरे पर वह मुस्कान फेक मुस्कान लग रही थी। तभी रुद्रांश विवेक से बोला, तो बेटा तुमने किसकी पढ़ाई की है सिंगापुर से? विवेक बोला, मैंने बिजनेस स्टडी की पढ़ाई की है अंकल, और अब पढ़ाई कंप्लीट होकर मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने वाला हूँ। विवेक ने इतना कहा तो रुद्रांश बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं जानता हूँ उनको। एक दो बार मीटिंग भी हुई है उनके साथ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। विवेक बोला, हाँ अंकल, ये तो है। पापा सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। विवेक पार्टी में सबसे मिला, या यूं कहो सबके दिल में एक अच्छी इमेज बना रहा था। लेकिन न जाने क्यों विवेक कुछ लोगों की नजरों में खटक चुका था। सबसे पहले लक्ष्य, फिर शिवांश और लगे हाथ श्रेयांश को भी विवेक का यह बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। विवेक सभी से मिला, लेकिन उसे लक्ष्य और अमूल्या का साथ खड़े होना पसंद नहीं आ रहा था, या यूं कहे कि उसे अमूल्या का लक्ष्य के पास खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह चाहता था कि अमूल्या और लक्ष्य एक दूसरे के साथ न रहे। यह भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी उसने अपने चेहरे पर इस भाव को हटाते हुए एक नकली मुस्कान और एक चापलूसी वाला स्वभाव लाते हुए सभी से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी। वही श्रेयांश, जिसने विवेक के चेहरे पर भाव देख लिया था, अचानक उसके दिमाग में कुछ बड़ा होने का अंदेशा हो चुका था। न जाने क्यों, पर यह अंदेशा बिल्कुल सही था। तभी श्रेयांश विवेक की तरफ देखते हुए बोला। श्रेयांश बोला, विवेक खाना खाकर जाना। विवेक बोला, हाँ भैया, मैं खाकर जाऊंगा। फिलहाल मैं अमूल्या से बात करता हूँ। इतने समय बाद उससे मिला हूँ। श्रेयांश विवेक की तरफ देखते हुए बोला, अमूल्या से मिलते रहना। तुम इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ है, हीर श्रेयांश सिंह राजपूत, और यह उनकी फैमिली। श्रेयांश ने हीर के साथ साथ ओबेरॉय फैमिली और रावत फैमिली से भी विवेक को मिलवाया। वही विवेक उनसे मिलना तो नहीं चाहता था, पर उसका मन न होते हुए भी मिलना पड़ा। श्रेयांश ने लास्ट में शिवांश और लक्ष्य की तरफ इशारा करते हुए बोला। श्रेयांश बोला, विवेक, यह शिवांश है, शिवांश रावत, रावत कारपोरेशन के सीईओ। तुम तो जानते ही होंगे इन्हें। शिवांश ने भी अपनी बिजनेस स्टडी सिंगापुर से ही की है। तभी शिवांश बोला, हाँ, तुम्हें देखा देखा सा लग रहा है, शायद तुम मेरे जूनियर्स होंगे। विवेक अचानक अपने कॉलेज की बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन उसने इस घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। लेकिन श्रेयांश, जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, उसने यह घबराहट महसूस कर ली थी। शिवांश ने विवेक से पूछा, तो तुमने कब एडमिशन लिया था? मिड टर्म में, या फिर स्टार्टिंग से ही तुमने सिंगापुर में अपनी स्टडी कंप्लीट की? विवेक बोला, मैं मिड टर्म से आया था। तभी अमूल्या बोली,
पर तुम तो अपनी हर स्टडी कंप्लीट करने के लिए पहले ही सिंगापुर चले गए थे, तो फिर तुम मिड टर्म से कैसे जा सकते हो विवेक? विवेक बोला, अरे वो मैं पहले किसी और कॉलेज में था। मुझे वहां की पढ़ाई ठीक नहीं लगी, तो मैंने कॉलेज चेंज कर लिया, या यूं कहो अपना ट्रांसफर करवा लिया। बाकी किसी ने विवेक की इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया, लेकिन शिवांश के दिमाग में यह बात खटक चुकी थी। शिवांश बोला, ओ दैट्स ग्रेट, अच्छा किया तुमने, और अब बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, सही है। जिसकी पढ़ाई की है वह भी तो काम आना ही चाहिए। विवेक बोला, हाँ, इसीलिए तो इंडिया आया हूँ। इंडिया आकर बहुत से काम करने हैं। वैसे भी मेरे बिना यहाँ बहुत कुछ हो गया है। लक्ष्य बोला, यह तो है, वैसे भी तुम्हारे बिना यहाँ बहुत से काम हो चुके हैं। विवेक बोला, हाँ, मेरे बिना सचमुच यहाँ काफी काम हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। लक्ष्य विवेक की इस बात को समझ रहा था, लेकिन विवेक के सामने यूं अनजान बन रहा था। तभी श्रेयांश लक्ष्य की तरफ इशारा करते हुए बोला। श्रेयांश बोला, विवेक, इससे मिलो, यह लक्ष्य सिंह ओबेरॉय है, ओबेरॉय इंडस्ट्री का होने वाला सीईओ और अमूल्य का क्लासमेट। जैसे ही विवेक ने यह सुना कि लक्ष्य ओबेरॉय इंडस्ट्री का होने वाला सीईओ है, तो वह थोड़ा चौंक गया और बोला। विवेक बोला, पर अभी तो तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं हुई है, तो तुम अभी से सीईओ की पोस्ट संभालने वाले हो? इसका जवाब रुद्रांश देते हुए बोले, मैं पढ़ाई के साथ साथ काबिलियत भी देखता हूँ बेटा। जैसे ही रुद्रांश ने इतना कहा, तो सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। विवेक कुछ कहता उससे पहले रुद्रांश बोले, लक्ष्य 1 साल से बिजनेस में इन्वॉल्व है। उसने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट और मीटिंग अकेले हैंडल की हुई है। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को बहुत अच्छे से चला रहा है, और वैसे भी उसने अपनी पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कॉलेज का टॉपर है लक्ष्य, और फिर जब उसके साथ मैं हूँ उसका सपोर्ट करने के लिए, उसे बिजनेस की बारीकियां सिखाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसका सीईओ बनना कुछ गलत है। और बच्चे अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? आगे चलकर तो उन्हीं को सब कुछ संभालना है, तो अगर धीरे धीरे करके वे सारी चीजों को सीखना और करना शुरू करेंगे, तभी जाकर एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। लक्ष्य के बारे में इतनी सारी तारीफें सुनकर विवेक के लिए यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, पर फिर भी वह मुस्कान लिए इन सब बातों को सुन रहा था। तभी अमूल्या बोली, कॉलेज में भी लक्ष्य टॉपर है। यहाँ तक कि हमारे कॉलेज में 2 बिजनेस सेमिनार हुए हैं, जिनमें लक्ष्य को भी गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। विवेक बोला, तो इसका मतलब इस समय ओबेरॉय इंडस्ट्री का मालिक लक्ष्य है? श्रेयांश बोला, नहीं, मालिक तो दादाजी हैं, पर जो अथॉरिटी है वे रियांश अंकल और दादाजी के साथ साथ लक्ष्य के हाथ में भी है। तभी रियांश बोला, बेटा, मैंने बिजनेस हैंडओवर किया है, बिजनेस का बंटवारा नहीं किया अभी हमने, और जो कुछ हमारा है वह सभी इन्हीं बच्चों का तो है, तो बंटवारा क्यों करना? सब बच्चे मिल बांट कर काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिजनेस को बंटवारे का नाम देकर अलग अलग कर देना कहाँ की समझदारी है? मिस्टर राजपूत भी रेयांश की इस बात से सहमत होते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा आपने अंकल जी। हमारे परिवार को ही देख लीजिए, सब बिजनेस साथ में है। जब जरूरत होती है तब एक दूसरे के बिजनेस को संभाल भी लेते हैं। अगर बंटवारा कर दिया होता तो भाई भाई में कलह शुरू हो जाता। भगवान की दया से हर खुशी घर में है। हम तो यही चाहते हैं कि बंटवारा न हो, आज हो न कल। जब भाई भाई आपस में हर काम मिल बांट कर सकते हैं, तो बंटवारा क्यों करना? तभी रुद्र और ओम के पिता बोले, मैं भैया की इस बात से सहमत हूँ। अरे अभी तो हम हैं, हमारे बाद बच्चे इस बिजनेस को संभाल रहे हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत होगी तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, और आगे चलकर इस बिजनेस को उन्होंने ही तो संभालना है। फिर भाई भाई आपस में चाहे बिजनेस को कैसे भी चलाए, यह उनका मसला होना चाहिए। सभी लोगों ने विवेक को बिजनेस की काफी बारीकियां बताई, लेकिन विवेक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि बंटवारा न करके हर कोई बिजनेस को एक साथ एकजुट होकर चला रहा है। तभी विवेक बोला, पर अंकल सोचिए, आप सबकी अब बेटियां हैं। जब उनकी शादी हो जाएगी, भगवान न करे अगर उनके पति यह कहे
कि उन्हें आपके बिजनेस में हिस्सा चाहिए, तब आप क्या करेंगे? जबकि कानूनन तो लड़की का हिस्सा भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का है। तभी अमूल्या बोली, जब मेरा पति कमाने की हिम्मत रखता है तो मुझे अपने पिता से मांगने की क्या जरूरत? अगर मुझे अपने पिता से ही सब कुछ मांगना पड़ जाए तो मुझे ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं। सॉरी टू से विवेक, पर मेरी सोच इन मामलों में बहुत ही अलग है। तभी विवेक अमूल्या से बोला, तुम सचमुच बहुत अलग हो अमूल्या, पर तुम्हें अभी यह बात समझ नहीं आएगी। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। तभी अमूल्या के पिता मिस्टर राजपूत बोले, इसकी नौबत नहीं आएगी बेटा। मैंने अमूल्या के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा है जिस घर में अमूल्या बेटी की तरह रहेगी। क्यों रुद्रांश भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? जैसे ही मिस्टर राजपूत ने रुद्रांश से यह कहा तो घर वालों की आंखें बड़ी हो चुकी थी। सब लोग चौंकते हुए मिस्टर राजपूत के इन शब्दों को सुन रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर राजपूत ने इतनी आसानी से यह बात कह दी। वहीं रियांश मुस्कुरा रहा था। रिमझिम बगल में खड़ी रियांश से बोली, यह सब क्या है? कहीं सबके पीछे आप तो नहीं? रियांश बोला, क्यों खेल का मजा खराब कर रही हो? बस चुपचाप सुनती रहो, बहुत कुछ पता लगने वाला है आज। आखिर क्या पता लगने वाला है ऐसा जिसे रियांश चुपचाप सुनने के लिए कह रहा है? तो वहीं मिस्टर राजपूत और रुद्रांश के बीच ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है, जानना दिलचस्प होगा। आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।